वर्तमान में जो वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं वो चुनौतियों और जोखिम से भरी हुई हैं। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो युद्ध पहले से चल रहे थे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुराने युद्ध रुक भी जाते हैं तो अचानक भड़के हुए दिखने लगते हैं। गुटों में बटी दुनिया में एक गुट अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाह रहा है, दूसरा उसके गुरूर को तोड़ना चाह रहा है। इस सब के बीच कैसी परिस्थितियां दिख रही हैं पूरी दुनिया में, आज हम आपको वो दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हनुक्का त्योहार मनाते लोगों पर आतंकवादी हमले ने दुनिया को सन्न कर दिया है। 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास के हमले के बाद यहूदियों पर यह दूसरा सबसे बड़ा हमला है। त्योहार मनाते 12 लोगों की मौत हो गई और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। आतंकी हमले में मशहूर क्रिकेटर माइकल वॉन बाल बचे और वो इस घटना से बेहद सख्ते में है। लेकिन अब इजराइल का गुस्सा फूट पड़ा है। आतंकी हमले में वो हमलावर भी मारा गया जिसकी पहचान ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर नवीद अकरम के तौर पर हुई। नवीद 24 साल का था। पूरी दुनिया में इस नरसंहार से हलचल है। इजराइल का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। इस घटना ने पहले से तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ती दुनिया को और मुश्किल में डाल दिया है। पारा गर्म है, जोश हाई है, खून उबाल मार रहा है, मुट्ठियां तनी हुई हैं। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। पावर का ये गेम विश्व को खत्म करने पर आमादा है। दुनिया पर राज करने की ये चाहत इंसानियत के लिए खतरा है। धड़ों में बटी दुनिया में आग लगी है। हर देश अपनी जीत चाहता है। हर मुल्क अपनी बादशाहत चाहता है। पुराने युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहे। नए युद्ध हर दिन शुरू हो रहे हैं। रूस यूक्रेन, चीन जापान ताइवान, कंबोडिया थाईलैंड, वेनेजुएला अमेरिका। कूटनीतियों से रणनीतियों तक, रणनीतियों से युद्ध नीतियों तक देश चल रहे हैं। दुनिया बर्बादी का इंतजार कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी ने दुनिया भर में तीसरे विश्व युद्ध की नई बहस छेड़ दी है। ट्रंप मानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। एक बार फिर पूरी दुनिया महायुद्ध की चपेट में आ सकती है। दुनिया के तमाम बड़े डिफेंस एक्सपर्ट ट्रंप की धमकी को तीसरे विश्व युद्ध की आहट मान रहे हैं। दुनिया एक बार फिर उस खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां एक चिंगारी पूरी धरती को जंग की आग में झोंक सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि इसके दायरे में पूरी दुनिया सिमटती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी ने इसी खतरे को और गहरा कर दिया है। अब तक ये जंग रूस और यूक्रेन की सीमाओं तक सीमित थी। कभी रूस की ओर से यूक्रेन पर मिसाइलें दागी जाती रही, तो कभी यूक्रेन ने ड्रोन और रॉकेट से रूस का जवाब दिया। लेकिन बीते कुछ दिनों में हालात तेजी से बदले हैं। ये युद्ध अब एक वायरस की तरह फैलने लगा है, जो पूरे यूरोप और फिर दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। ट्रंप की चेतावनी यूं ही नहीं आई है। इसके पीछे कई ठोस वजह हैं, जो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को और मजबूत करती है। वजह नंबर 1, यूक्रेन ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वजह नंबर 2, यूरोप के बड़े देश युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है। वजह नंबर 3, नेटो ने रूस को हराने का रोड मैप तैयार कर लिया है। वजह नंबर 4, यूरोप और यूक्रेन अब पुतिन की हार चाहते हैं। वजह नंबर 5, अगर रूस पर बड़ा हमला हुआ तो जवाब भी बारूदी होगा। वजह नंबर 6, रूस का पलटवार तीसरे विश्व युद्ध की नींव बन सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंदन में हुई वो अहम बैठक, जिसमें यूरोपीय नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हिस्सा लिया, इस पूरे संकट की दिशा बदल सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार हुआ जब फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यूक्रेन की चौकड़ी ने
अमेरिका के शांति प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। बैठक खत्म होते ही युद्ध की तस्वीर बदल गई। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को को निशाना बनाने की कोशिश की। सरकारी इमारतों पर हमले का प्रयास हुआ। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से रूस के 12 से अधिक शहरों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में जर्मनी और ब्रिटेन के हथियारों के इस्तेमाल की पुष्टि हुई। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन ने परमाणु केंद्रों और रासायनिक सुविधाओं पर हमला करने की कोशिश की। यूरोपीय देशों के मैदान में उतरते ही रूस का रुख भी सख्त हो गया है। ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर अब रूस पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। नेटो महासचिव की खुली धमकी के बाद रूस ने साफ संकेत दिए हैं कि किसी भी कीमत पर दबाव में आकर समझौता नहीं होगा। नेटो महासचिव रूट का बयान साफ है कि अब युद्ध विराम नहीं बल्कि निर्णायक टकराव होगा। अब तस्वीर साफ होती जा रही है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और कनाडा जैसे देश खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यानी लगभग पूरा यूरोप यूक्रेन के समर्थन में उतर चुका है। दूसरी तरफ अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो रूस के साथ ईरान, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस और चीन जैसे देश खड़े हो सकते हैं। अमेरिका की भूमिका को लेकर सबसे ज्यादा सस्पेंस है। ट्रंप के बयान से यही संकेत मिलता है कि अमेरिका खुद को सीधे महायुद्ध से दूर रखना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका वाकई तटस्थ रह पाएगा। लिहाजा ट्रंप की चेतावनी को सिर्फ बयान नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट माना जा रहा है। उधर यूक्रेन रूस युद्ध के बीच अब बहस पुतिन के उस ड्रीम प्लान पर तेज हो गई है जिससे यूरोप के देश घबराए हुए हैं। अमेरिका जहां रूस के पक्ष में सुर नरम करता दिख रहा है, वहीं यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ खड़े होकर पुतिन को आंख दिखा रहे हैं। यूक्रेन को धुआं करने के बाद क्या पुतिन करने वाले हैं नेटो पर सबसे बड़ा हमला? क्यों मचा है यूरोपीय देशों में हड़कंप? पुतिन के किस प्लान से घबराए हैं नेटो देश? क्या पुतिन ने कर ली तैयारी दुनिया का भूगोल बदलने की? क्या पुतिन फिर वापस लाने वाले हैं सोवियत संघ? आखिर जर्मनी के चांसलर पुतिन के किस इरादे से कर रहे हैं यूरोप को खबरदार? जर्मनी के चांसलर यूक्रेन में पुतिन के जीतने पर क्यों दे रहे हैं यूरोप को चेतावनी? रूस यूक्रेन जंग में कई यूरोपीय देश खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, जिसको लेकर कई बार पुतिन यूरोपीय देशों को कड़ी चेतावनी दे चुके हैं। वो संकेत दे चुके हैं कि अगर जंग यूरोपीय देशों तक आई तो फिर बचेगा कोई नहीं, और रूस अब इसके लिए तैयार है। अब जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने चिंता जताई है कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस नेटो पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। मर्ज ने यह भी कहा कि पुतिन फिर से सोवियत संघ को पुनर्जीवित करने की इच्छा रखते हैं और यह सीधे तौर पर नेटो सदस्य देशों के लिए चेतावनी है। यानी अगर यूक्रेन युद्ध का दायरा बढ़ा तो जंग की आंच यूरोपीय देशों तक पहुंचेगी और इसका नतीजा नेटो को भी भुगतना पड़ेगा। हालांकि मर्ज के दावे से पुतिन ने साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि वो वापस सोवियत संघ की स्थापना जैसा कोई ख्वाब नहीं देख रहे। प्रेसिडेंट पुतिन डिसइंटीग्रेशन नहीं तो क्या आप रीइंटीग्रेशन चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि जो पुराना सोवियत यूनियन है वैसा ही हो? क्योंकि कई सारे रिपोर्ट्स आते हैं। Интеграцию чего? Советского Союза? किसका एकीकरण? Нет, конечно. सोवियत संघ का? Просто исключено. नहीं, कतई नहीं। Целей это быть не может. और हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं Вы है। знаете, есть еще вопрос целесообразности. Это в сегодняшних условиях нецелесообразно. और इसका कोई औचित्य भी नहीं बनता, क्योंकि ये रूसी संघ की राष्ट्रीय और धार्मिक स्थिति को बदल देगा। इसका कोई मतलब नहीं बनता। Национальный и религиозный состав населения Российской Федерации. Это нецелесообразно. फिर आपको ये तो वेस्टर्न मीडिया को बताना चाहिए ना, जो हर दूसरे दिन एक खबर डाल देते हैं जहाँ पे कहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप देशों को एनेक्स करना चाहते हैं ताकि पुराना सोवियत यूनियन फिर से बना पाए। Я не буду им говорить. मैं उन्हें ये नहीं कहूँगा, потому что पता है они क्यों? все равно не хотят. मैं यहाँ बोल रहा हूँ, Они хотят लेकिन वो слушать सिर्फ только अपनी сами सुनते себя. हैं। Или хотят वो वही контролировать सुनते हैं то, जो что उन्हें им पसंद आता है।
क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी मर्ज के दावे को खारिज किया है। दोनों में से कोई भी बात सच नहीं है। पुतिन सोवियत संघ को बहाल नहीं करना चाहते। उन्होंने खुद इस बारे में कई बार कहा है। इस बारे में बात करना वास्तव में हमारे साझेदारों, हमारे CIS सहयोगियों के प्रति सम्मान नहीं दिखाता। ऐसा लगता है कि मर्ज को इस बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि एक सच ये भी है कि पुतिन स्पष्ट कर चुके हैं कि यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध नहीं चल रहा, वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं। लेकिन अगर यूरोप ने युद्ध की स्थिति पैदा की तो फिर बातचीत करने के लिए कोई रह नहीं जाएगा। संकेत साफ है, पुतिन महाविनाश की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसने जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देशों की नींद उड़ा रखी है। दक्षिण पूर्व एशिया में भी दो देशों के बीच पारा गर्म है, जहां कंबोडिया और थाईलैंड एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। दोनों देशों के बीच तनाव की जड़ पुराना सीमा विवाद और मंदिर क्षेत्रों पर दावा है। पिछले कुछ दिनों में सीमावर्ती इलाकों में सैन्य तैनाती और गश्त बढ़ा दी गई है, जिससे हालात और संवेदनशील हो गए हैं। कंबोडिया इसे अपनी संप्रभुता का सवाल बता रहा है। थाईलैंड सुरक्षा खतरे का हवाला दे रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया, दो पड़ोसी देश, अब आमने सामने हैं। सीमा विवाद एक वजह जरूर है, लेकिन 800 साल पुराना शिव मंदिर जो वेंटेज पॉइंट है, उसकी वजह से दोनों देश जंग में हैं। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर 8 दिसंबर के तड़के हालात अचानक बेकाबू हो गए। थाई सेना के मुताबिक सीमा के 5 अलग अलग इलाकों में झड़पें हुई। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडियाई सेना ने आम नागरिक इलाकों की ओर रॉकेट दागे और ग्रेनेड लॉन्चर, तोपखाने और ड्रोन का इस्तेमाल किया। उधर कंबोडिया का कहना है कि उस पर हमला किया गया, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई नहीं की। थाईलैंड की वायुसेना ने F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया के पास कई ठिकानों पर हमला किया है। 13 दिसंबर को हुए इन हमलों में 2 होटल और 3 पुलों को निशाना बनाया गया। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की बात कर रहे थे। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद कोई नया नहीं है। पिछले 100 साल से दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर लंबी सीमा को लेकर मतभेद है। कंबोडिया 1953 तक फ्रांस के कब्जे में था। दक्षिण एशिया के इस देश की सीमाएं फ्रांस ने 1907 में ही तय कर दी थी। उसके बाद से ही लगातार सीमा विवाद चला आ रहा है। प्रे विहियर मंदिर को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने मंदिर कंबोडिया को दे दिया, लेकिन आसपास की जमीन को लेकर आज भी विवाद कायम है, जिसे लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। इस साल हालात तब और बिगड़े जब नवंबर में एक थाई सैनिक लैंडमाइन की चपेट में आ गया। थाईलैंड ने आरोप लगाया कि ये माइंस नई थी और कंबोडिया ने बिछाई थी। कंबोडिया ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। सैन्य ताकत के लिहाज से थाईलैंड कंबोडिया से कहीं ज्यादा मजबूत है। थाईलैंड के पास ज्यादा सैनिक, ज्यादा टैंक और ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, जबकि कंबोडिया की सेना तुलनात्मक रूप से छोटी है और उसके पास फाइटर जेट्स भी नहीं है। भारत ने दोनों देशों से शांति की अपील की है, साथ ही आशा व्यक्त की है कि सीमा विवाद में प्रह विहर मंदिर के सुरक्षा के लिए सभी उपाय किए जाएं। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या दोनों देश सीज फायर को बचा पाएंगे या फिर सीमा पर तनाव एक बड़े संघर्ष में बदल जाएगा। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ रहा है। ये टकराव किसी सैन्य मोर्चे से ज्यादा तेल की राजनीति से जुड़ा है। अमेरिका वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर अपनी शर्तें थोपना चाहता है। वेनेजुएला इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बता रहा है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जिसमें 300 अरब बैरल से अधिक तेल मौजूद है। यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही। ये अमेरिकी सैनिकों का ऑपरेशन है जो बीच समंदर में चल रहा है वेनेजुएला के खिलाफ। जहाज पर लाखों लीटर तेल है। पहले जहाज को रोकने की चेतावनी दी जाती है, चारों ओर से नेवल शिप के जरिए घेरा जाता है और फिर शुरू होता है जहाज पर कब्जे का ऑपरेशन। तस्वीरें साफ हैं। एक हेलीकॉप्टर हवा में रहता है, दूसरे हेलीकॉप्टर से हथियारों से लैस दर्जन भर सैनिक जहाज पर उतरते हैं और फिर धीरे धीरे जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं।
as you probably know, we're just ट्रंप का बयान तेल की राजनीति का वो चेहरा है जिसने अमेरिका और वेनेजुएला को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। वेनेजुएला इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बता रहा है। उसका आरोप है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून को ताक पर रखकर उसके जहाज को जबरन कब्जे में लिया है। Rebeldía histórica, el mestizaje profundo de esa rebeldía que en el mundo algunos no comprenden todavía por qué somos lo que somos y por qué sus fórmulas de mentiras, de presión, de chantaje y de amenaza no funcionan con nosotros. अमेरिका का दावा है कि ये कार्रवाई प्रतिबंधों के उल्लंघन को रोकने के लिए की गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कानून की कार्रवाई है या फिर इसके पीछे तेल का खेल है, या फिर अमेरिका वेनेजुएला पर कंट्रोल चाहता है। दरअसल अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ये टकराव किसी सैन्य मोर्चे से ज्यादा तेल की राजनीति से जुड़ा हुआ है। वेनेजुएला के पास वो खजाना है जो दुनिया की हर महाशक्ति चाहती है, लेकिन अमेरिका पिछली बार की तरह इस बार तेल के बहाने वेनेजुएला से नहीं उलझ रहा है। इस बार ड्रग्स सप्लाई का आरोप लगा रहा है। अमेरिका का कहना है अभी तो सिर्फ जहाज को बंधक बनाया है, अगर जरूरत पड़ी तो वेनेजुएला की धरती पर भी उतरा जाएगा। ये वही वीडियो है जिसके जरिए अमेरिका ने दुनिया को संदेश दिया है कि अमेरिका युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। आंकड़ों के मुताबिक इस लैटिन अमेरिकी देश के पास 300 अरब बैरल से ज्यादा कच्चा तेल मौजूद है। यह दुनिया के कुल तेल भंडार का करीब 17 से 18% हिस्सा है, यानी हर 5वां बैरल तेल वेनेजुएला के धरती के नीचे दबा हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी संपदा के बावजूद वेनेजुएला आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर से लगाए गए कड़े आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध। इन प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला का तेल उत्पादन उसकी वास्तविक क्षमता से काफी नीचे चला गया है। तेल निकालने के लिए जरूरी तकनीक, निवेश और बाजार, सब पर पाबंदी लगी हुई है। लेकिन पिछले कुछ सालों में वेनेजुएला पाबंदी के बावजूद तेल बड़े पैमाने पर चीन को निर्यात कर रहा है। रूस और चीन बड़े पैमाने पर वेनेजुएला में आर्थिक और ऊर्जा परियोजनाएं चला रहे हैं। और यही नहीं, रूस से वेनेजुएला हथियार भी खरीद रहा है, और यही बात अमेरिका को चुभ रही है। इस बार वेनेजुएला भी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार बैठा है। अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला उसकी शर्तों पर चले, और वेनेजुएला ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब उसको मॉस्को का समर्थन मिल गया है। रूस और वेनेजुएला के बीच पिछले कुछ सालों में सैन्य और राजनीतिक संबंध बढ़ रहे हैं। रूस ने वेनेजुएला को हथियार, मिसाइल सिस्टम और सैन्य सलाहकार उपलब्ध कराए हैं। पाबंदियों के खिलाफ जाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी रूस अक्सर वेनेजुएला का बचाव करता रहा है। ऐसे में अगर संघर्ष बढ़ता है तो रूस खुलकर या पर्दे के पीछे वेनेजुएला का समर्थन कर सकता है। रूस खुलकर वेनेजुएला के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तेल की ये लड़ाई ऐसे वक्त में तेज हुई है जब दुनिया पहले से ही ऊर्जा संकट से जूझ रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद तेल और गैस वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। ऐसे में वेनेजुएला जैसा देश, जिसके पास सबसे बड़ा तेल भंडार है, स्वाभाविक तौर पर रणनीतिक निशाने पर है। वेनेजुएला में सैन्य संघर्ष की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये वो तस्वीर है जब वहां गुरिल्ला युद्ध के लिए फौज को हथियार और ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि हालात ये हैं कि वेनेजुएला के पास तेल तो है, लेकिन उसे बेचने की आजादी नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये टकराव यहीं थम जाएगा या फिर तेल की इस जंग में दुनिया एक और संघर्ष की तरफ बढ़ रही है। अब नजर एशिया के उस मोर्चे पर जहां चीन और जापान के रिश्तों में तल्खी लगातार बढ़ रही है। जापान चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों और पूर्वी चीन सागर में आक्रामक रुख से नाराज है। ताइवान मुद्दे पर चीन की सख्ती ने भी टोक्यो की चिंता बढ़ा दी है। जापान खुलकर अमेरिका और नेटो समर्थक देशों के साथ खड़ा दिख रहा है, जबकि चीन रूस के साथ मिलकर एशिया में ताकत का नया संतुलन बनाना चाहता है। एशिया के दो बड़े विकसित देशों के बीच टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई है। जापान और चीन में ताइवान को लेकर तनाव बढ़ा
ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच सालों से मतभेद है, लेकिन जापानी प्रधानमंत्री के एक बयान ने दोनों देशों के बीच पारा फिर से हाई कर दिया है। तनाव का मौजूदा दौर 7 नवंबर को जापान की संसद डाइट में प्रधानमंत्री साने ताकाइची के बयान से शुरू हुआ। चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान मदद में अपनी सेना भेजेगा। प्रधानमंत्री ताकाइची के इस बयान का सीधा असर हुआ। चीन ने अपने नागरिकों को जापान न जाने की सलाह दे डाली। कूटनीतिक गतिविधियों से अलग सैन्य हरकतों ने भी रफ्तार पकड़ ली। रूस चीन के साथ मिलकर अपनी मौजूदगी दिखा रहा है। अमेरिका ने चीन की हरकतों पर सीधी आलोचना की है, यानी माहौल गर्म है। जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस और चीन ने जापान सागर से लेकर ईस्ट चाइना सी तक लंबी संयुक्त हवाई उड़ान की है। इस उड़ान में रूस के 2 Tu-95 परमाणु बॉम्बर, चीन के 2 H-6 बॉम्बर, 4 J-16 फाइटर जेट शामिल थे। इन सभी विमानों ने जापानी एयर स्पेस का उल्लंघन किया। इसका जवाब ये हुआ कि जापान और दक्षिण कोरिया ने भी अपने फाइटर जेट्स आसमान में उड़ा दिए। मामला तब और गर्मा गया जब चीनी सेना ने जापानी सैन्य विमान पर रडार लॉक किया। ये कार्रवाई युद्ध की कार्रवाई मानी जाती है। ऐसे बढ़ते तनाव में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान न आए, ये कैसे हो सकता है? अमेरिका ने पहली बार इस घटना पर खुलकर चीन की आलोचना की। दरअसल इस सारी लड़ाई के बीच में ताइवान है। ताइवान 1895 से 1945 तक जापान का उपनिवेश था। बाद में 1949 में माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट सेनाओं से ताइवान हार गया। आज बीजिंग ताइवान को चीन का एक प्रांत मानता है। चीन की नीतियों के विपरीत बयान देना चीन के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप माना जाता है। और अब बात पाकिस्तान की, जहां आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान के प्रांतों में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी है। पंजाब से लेकर सिंध और खैबर पख्तूनवा से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान में एक तरीके से गृह युद्ध जैसे हालात दिख रहे हैं। उधर शहबाज शरीफ ने जब से ऐलान किया है कि पाकिस्तान कई राज्यों में बंट सकता है, अलग अलग प्रांतों के नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। आसिम मुनीर को बलूचिस्तान की ललकार, अब होगा आर या पार। मुनीर ने बलूचिस्तान को बेचा, अब बलोच नेता ने ट्रंप की आंखें खोल दी। बलोच नेता मीर यार ने ट्रंप को लिखी चिट्ठी, बोला मुनीर धोखेबाज है। मुनीर और ट्रंप की F-16 वाली डील पर बलोच नेता ने दिखा दिया आईना। ट्रंप के F-16 फाइटर की तकनीक ईरान को बेच देंगे आसिम मुनीर। आसिम मुनीर इन दिनों अमेरिका के जमकर तलवे चाट रहे हैं और मुनीर की इस चापलूसी के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए हैं कि आसिम मुनीर जो अपने मुल्क को ठग रहे हैं वो उनको भी ठग सकते हैं। जी हाँ, बलूच नेता मीर यार बलोच एक चिट्ठी के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपको मीर यार बलोच की डोनाल्ड ट्रंप के नाम पूरी चिट्ठी दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान से निकाले गए रेयर अर्थ मिनरल ट्रंप को दिखाकर पहले बलूचिस्तान का सौदा किया और उसके बदले में ट्रंप प्रशासन से पाकिस्तान को $686 बिलियन का पैकेज मिला है, जिसके तहत फाइटर जेट के बेड़े को अपग्रेड किया जाएगा। अब बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलूच ने अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को सैन्य मदद पर सवाल उठाए हैं। मीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वो आसिम मुनीर के नेतृत्व वाली सेना और शहबाज शरीफ की सरकार का समर्थन न करें। मीर यार की ओर से खुले खत में डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई रोकने की मांग की गई है। मीर का कहना है कि पाकिस्तान को दिए जा रहे हथियार, खास तौर से F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के पैकेज बलूच नागरिकों पर अत्याचार के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सीधे सीधे अमेरिका को धोखा देने जैसा है। ऐसे में ट्रंप पाकिस्तान की मदद पर फिर से सोचें। अपने पत्र में ट्रंप को संबोधित करते हुए मीर ने कहा है, 77 साल से बलूच लोग पाकिस्तान के कब्जे, जबरन गायब किए जाने और नरसंहार का सामना कर रहे हैं।
ये उन हथियारों से हो रहा है जो अमेरिका के बने होते हैं। ऐसे में बलूच आपसे अपील करते हैं कि पाकिस्तान का $686 बिलियन का पैकेज रोका जाए। इसके अलावा पाक आर्मी की दूसरी सुरक्षा सहायता भी रद्द की जाए। बलोच नेता ने डोनाल्ड ट्रंप को ये चिट्ठी लिखकर सीधे सीधे आसिम मुनीर को ललकारा है। इतना ही नहीं, मीर यार ने चिट्ठी में ये भी लिखा है कि आसिम मुनीर और शहबाज की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दिया जा रहा है। अमेरिका से आने वाले हथियारों का इस्तेमाल रक्षा के लिए नहीं होता है। इनका इस्तेमाल बलूच इलाकों पर बमबारी के लिए किया जाता है। हमारे महिलाओं और बच्चों को इन हथियारों से मारा गया है। पाक आर्मी को नए घातक हथियार देने का मतलब हमारे ऊपर जुल्म और बढ़ाना होगा। इसके साथ ही बलोच नेता ने डोनाल्ड ट्रंप को ये भी बताया है कि वो F-16 जेट वाली जो तकनीक पाकिस्तान को देने जा रहे हैं, वो मुनीर ईरान को भी दे सकते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ईरान और तुर्की के साथ मिलकर अमेरिका और इजराइल को कमजोर करने के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रही है। अमेरिकी F-16 जेट और दूसरे हथियारों की तकनीक भी पाकिस्तान की ओर से ईरान को दी जा सकती है। इससे अमेरिका के हथियार उसके ही खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े को अपग्रेड करने के लिए प्रस्तावित $686 बिलियन के पैकेज के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया है। सूचना के बाद इस प्रस्ताव की 30 दिनों की समीक्षा अवधि शुरू हो गई है, लेकिन बलोच नेता ने पहले ही अमेरिका को चेता दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की बात करें तो 1948 से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान में विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन जब से आसिम मुनीर पाकिस्तान के जनरल बने हैं, ये विद्रोह अब चरम पर पहुंच चुका है। बलूचों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना उन पर जुल्म की अति कर रही है और इसीलिए बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स यानी BLA अब पूरी ताकत के साथ पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रही है। और ये है पाकिस्तान के बलूचिस्तान की एक महिला कार्यकर्ता महरंग बलोच, जिसने पाकिस्तान सरकार की नाक में दम करके रखा है। महरंग बलूचिस्तान के लोगों के अपहरण का विरोध कर रही हैं। महरंग कहती हैं कि पहले उन्हें मौत से डर लगता था, लेकिन उनके पिता की हत्या हुई और फिर उनके भाई का अपहरण हुआ तो मौत का डर उनके दिलो दिमाग से निकल गया है। अब वो बलूचिस्तान की आजादी के लिए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से उतर चुकी हैं। और अब आसिम मुनीर बलूचिस्तान के साथ न सिर्फ गद्दारी कर रहे हैं, बल्कि बलूचिस्तान के खिलाफ अपने नापाक मिशन में डोनाल्ड ट्रंप को भागीदार बना रहे हैं। और बलूचिस्तान वाले डोनाल्ड ट्रंप को यही समझाने के लिए चिट्ठियां लिख रहे हैं